मैं हूं हैदर वहीद। मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। ऑपोजिशन जो है वो मुतहर्रिक होते होते इशारे देते देते एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने की बात की थी। पहले ईद के बाद होनी थी, अब मुहर्रम के बाद होनी है, इंशाअल्लाह के साथ होनी है। फजलुर रहमान साहब मुतहर्रिक करने की कोशिशें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनका किरदार उसके अंदर कुछ खास नहीं है, एट बेस्ट आप ये कह सकते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। फिर पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर मार्कर रखा है कि अब हम एक बार फिर से चेयरमैन सेनेट को, इस दफ़ा जिस तरह चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए 64 लोग खड़े हुए थे और 50 ने वोट दिया था, उसी तरह इस दफ़ा वो कोशिश करेंगे कि नेशनल असेंबली के स्पीकर जो हैं उनका किरदार क्योंकि बायस्ड है, तो इस दफ़ा अपोजिशन का मुतहर्रिक होना उससे साबित होगा। वो भी एक बात थी, वो कहाँ गई इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। बहरहाल क्योंकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात सामने आ रही है और क्योंकि मुल्क के अंदर सबसे बड़ी अपोजिशन पीएमएल नून है, तो पीएमएल नून के सरबराह नवाज शरीफ साहब जो कि एक कोर्ट के अंदर जमा करदा पंजाब हुकूमत की राय के बेसिस पे मुल्क से बाहर गए थे इलाज करने के लिए, उनकी अदालत की शिद्दत जो है उसके ऊपर मोहर वफाकी हुकूमत ने लगाई थी। पंजाब हुकूमत ने फिर प्रिजन रूल्स का इस्तेमाल करते हुए उनकी जो सज़ा थी उसको मुअत्तल किया था। उसके बाद अब क्लैरिटी ये सामने आई है कि सज़ा मुअत्तली जो है वो पंजाब हुकूमत मजीद नहीं कर रही, लिहाजा नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उसकी नज़र में मफरूर हैं। इस बात को आज क्लैरिफाई दो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से हाई लेवल लोगों ने किया है, दीगर लोगों ने भी बहुत सारी बातें की हैं। बैरिस्टर मिर्जा शहजाद अकबर साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, अब शायद एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के इंटीरियर पे। बरतानिया को वो चिट्ठी 2 मार्च 2020 को लिखी गई। इसकी कॉपीज़ मैं आपको नहीं दे सकूंगा, ये चूँकि डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन है, लेकिन ये कॉपी है मेरे पास। ये 2 मार्च 2020 को लिखी गई बरतानवी हुकूमत को पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, हमारे हाई कमिश्नर लंदन में उनकी तरफ से लिखी गई, जिसके साथ ये फ़ैसला जो है साथ इसके लगा के बरतानवी हुकूमत को लिख दिया गया, जिसके मुताबिक ये कन्वे किया गया कि नवाज शरीफ साहब की बेल कोर्ट से भी एक्सपायर कर चुकी है, पंजाब हुकूमत भी उनकी बेल को ख़ारिज कर चुकी है, तो इसलिए अब उनका जो स्टेटस है वो एक मफरूर का है, और वो मफरूर जो कन्विक्टेड है, सज़ा याफ्ता है, ये पेंडिंग ट्रायल नहीं है, इनको सज़ा हो चुकी है, तो इसलिए आप इनको वहाँ से वापस भिजवा दीजिए। फवाद चौधरी साहब ने भी, जो कि एक पोजीशन अमूमन पीटीआई की बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर मोहर नहीं लगाते, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने भी आज इस हवाले से क्या कहा आपको दिखाना चाहेंगे। क्या ये जो नवाज शरीफ साहब अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और उनकी सेहत ठीक है, क्या जाते हुए भी इतनी खराब थी? लग रहा नहीं थी। क्यों लग रहा है? क्योंकि जो ही नवाज शरीफ साहब जो है वहां पे उतरे हैं, वो तो बिल्कुल 20 साल के जवान बन गए, और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं जब यहाँ हाई कोर्ट ने मांगी, पंजाब वालों ने मांगी, उन्होंने नहीं दे सके। और इसका मतलब ये है कि जो रिपोर्ट्स यहाँ पे थी वो जाली थी। और अब कल जब हमने ये मुद्दा उठाया पीएम साहब के साथ, तो उन्होंने इसके ऊपर एग्री किया है, और अब पंजाब हुकूमत को कहा गया है कि वो प्रोब करे। अब मसला फैसला करने वालों का नहीं है, मसला ये है कि वो रिपोर्ट्स कैसे जनरेट हों। मसला यह है कि वो लेबॉर्ट्री जिसमें उनको रिपोर्ट्स भेजी गई, क्या वो लेबॉर्ट्री के जो टेक्नीशियंस हैं, क्या उस लेबॉर्ट्री के जो जिम्मेदारान हैं वो मिले हुए थे या नहीं मिले हुए थे। फवाद साहब ने भी इस बात को तूल लेने की कोशिश की है कि नवाज शरीफ साहब की हालत कभी संगीन थी। इस बात को हमने पिछले शोज में शहबाज गिल साहब ने एक कंस्पिरेसी थ्योरी सामने रखी थी कि एक कोई मिक्सिंग एजेंट होता है, वो जानबूझ के ज़्यादा डाल दिया था, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स उनके कम नज़र आए। हमने सोचा था शहबाज गिल साहब की ये सोलो फायर है, लेकिन शहबाज गिल साहब ने आज इस बात को रिपीट किया है। बहरहाल हम इस सब कुछ के ऊपर बात करेंगे। वहीद साहब, ये अब APC जो है वो होने वाली है, ईद के बाद होने वाली है, अब मुहर्रम के बाद होने वाली है, बस होने वाली है, और नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं। देखिए, बहुत क्लियर है कि APC की तरफ बिल्कुल बात अब बढ़ रही है, और आप हुकूमत के रिएक्शन से ये बता सकते हैं कि अब वो APC को संजीदा ले रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से हुकूमती राय जो है वो खासकर नुमाया तौर पे सामने जब ही आती है जब उन्हें खदशा होता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं
वो शायद कोई सियासी रोल भी प्ले कर सकते हैं। और ये खबरें कि उनकी फजलुर रहमान साहब से जो है कुछ राब्ते हुए हैं और शायद APC के हवाले से उनका भी इनपुट शामिल होगा और फिर यानी कि हुकूमती खदशा के PMN नून उनके अंडर गैल्वेनाइज होके APC में भी जाएगी और फिर उसका जो एजेंडा है उस पर अमल दरामद की तरफ बढ़ेगी। वो ये खदशा है जिसकी वजह से आज हम सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 20 साल के नौजवान हो चुके हैं। तो ये हुकूमत जो है उसका रिएक्शन आपको बता रहा है कि आपने जिस तरह से बात की और इन अ वे सार्कास्टिकली कहा कि पहले APC जब हो रही थी तो तब हो रही थी, तो यूं हो रही थी, फिर नहीं हो रही थी। तो अब मुझे लग रहा है, और हुकूमती रिएक्शन से सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि शायद अब APC होने की तरफ जा रही है और नवाज शरीफ साहब का वो रोल इसमें देखते हैं जब भी इस तरह का रिएक्शन आया है। तो ये हुकूमती रिएक्शन है जिसकी वजह से मैं सीरियसली लेना शुरू हो गया हूं APC को और मुझे लगता है कि शायद अब ये APC हो ही जाए। सही। हम अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करते चले। वी आर प्रिविलेज्ड टू सेनेटर मुसद्दिक मलिक और अंदलीब अब्बास साहिबा, दोनों हमारे फ्रीक्वेंट एंड लॉन्ग टर्म गेस्ट रहे हैं। आप दोनों को हम वेलकम कहते हैं। मुसद्दिक साहब, इस हफ्ते एक बहुत ट्रैजिक लॉस हुआ सियासी कम्युनिटी को पाकिस्तान के अंदर, लिबरल सियासत को, खासतौर पर मीर हासिल खान बिजंजो साहब जो हैं उनका इंतकाल हुआ एक तवील अलालत से। उस अदालत के बीच में थे वो सर जब उन्होंने एक लास्ट स्टैंड करेजियस लिया था अपनी नज़र में, जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ खड़े हुए थे एज द अपोजिशन का यूनाइटेड कैंडिडेट। तो जिन लोगों ने खड़े होकर कहा था कि नो कॉन्फिडेंस है, उनको कोई एतमाद रहा नहीं है हाजिर चेयरमैन में, वो 64 थे और जब हासिल साहब को वोट देने का वक्त आया चंद घंटों बाद तो वो 50 रह गए थे। बिजंजो साहब की ये जो लास्ट हुर्रा होनी थी उसको एक जो शिकस्त हुई उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन सर, क्योंकि वो भी बराह रास्त ताल्लुक रखती है कि अब APC होगी तो कैसी होगी, और असल में खड़े होने वाले तो बहुत हैं लेकिन दर हकीकत साथ देने वाले जो हैं वो शायद 14 कम हो जाते हैं। जी, मेरे ख्याल में आपका तज्जिया जो है ये बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ वो उस दिन जो हुआ वो बहुत शेमफुल था, पूरी पार्लियामान के लिए शेमफुल था, हमारे लिए भी, ऑपोजिशन के लिए भी वो शेमफुल था। मैं समझता हूँ कि किरदार का तकाजा ये था कि अगर सिर्फ 50 लोग वोट देना चाहते थे तो उनमें इतना किरदार होना चाहिए था कि वो खड़े होकर सिर्फ 50 ही कहते कि हम वोट देना चाहते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में आपको मालूम है कैसे नैब की फाइलें बनाई जाती हैं, कैसे लोगों की वीडियोस बनी होती हैं, कैसे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये तमाम उसी ब्लैकमेलिंग का शाखसाना था। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी ये समझता हूँ कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है और इसमें जो पार्लियामान में और पार्लियामेंटेरियंस में जो वीकनेस नजर आई वो शर्मनाक थी। उसके अलावा जो अभी आप बात कर रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब, आपको सॉरी मुझे यहाँ इसलिए इंटरजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे याद आता है कि आपकी ही लीडर की तरफ से एक बात आई थी, नेम देम एंड शेम देम, और उस पे अमल दरामद फिर नहीं हो सका। एंड यू आर वन ऑफ दोज दैट वेरी ऑनरेबली स्टूड योर ग्राउंड एंड टुक अ स्टैंड, और आपकी सारी बातें ऑन रिकॉर्ड भी हैं और मुझे खुद भी पता है कि आपने तो बहुत ऑनरेबल रोल प्ले किया, लेकिन आपकी पार्टी ये काली भेड़ों को आज भी निकालने से कासिर है। और ऐसे लोग आप सेनेट में क्यों भिजवाते हैं जिनका किरदार इस तरह का होता है कि वो ब्लैकमेलिंग का शिकार बन सके ना? अच्छे लोग जो हैं उनको जब इस तरह की ब्लैकमेलिंग होती है वो काउ डाउन कर जाते हैं। आई डोंट मीन टू जज देम कंप्लीटली, बट आई विल स्टिल पोज द क्वेश्चन कि आपकी नेमिंग और शेमिंग का अमल क्यों नहीं अभी तक पूरा हुआ? उसकी बड़ी वजह यह है जी कि कोई ऐसी तहकीक जिसके जरिए आप किसी पे इल्ज़ाम, आप शक का इजहार तो कर सकते हैं, लेकिन आप कैसे किसी पे बगैर सबूत के एक इल्ज़ाम मुकर्रर कर दें। और ये बहुत बड़ी हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें कैसे पता चले कि कौन है वो अशखास जिन्होंने वोट नहीं दिया। शुरू में तो तमाम पार्टीज़ ने एक दूसरे पे उंगली उठाई और उसके बाद हर पार्टी को गालिबन ये एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पार्टी के अंदर भी देखना चाहिए और पार्टी के क्रॉस भी देखना चाहिए। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि इसके लिए जो आपने पहली बात की है वो बहुत ज़्यादा अहम है कि जिस वक्त हम कोई भी पार्टी जब अपने कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन कर रही होती है तो उसको बहुत केयरफुल रहना चाहिए और बड़ी एक तारीख देखने के बाद और उनकी जिद्दोजहद देखने के बाद और उन्होंने कितनी इंटेग्रिटी माजी में दिखाई है वो सब देखने के बाद उनके नॉमिनेशंस करने चाहिए। और मैं तो उस वक्त खैर ये हमारी सीट्स जो हैं ये पार्टी की सीट्स होती हैं क्योंकि MPAs वोट करते हैं, लेकिन उस वक्त तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल था और मैं उनमें शामिल था कि हम सबको रिज़ाइन इसके बाद दे देना चाहिए।
तो मुसद्दिक साहब, ये एपीसी भी फिर कुछ इसी वजह से ताखीर का शिकार है कि दर हकीकत जो है वो अलीजेंसेस और कॉन्फिडेंसेस कुछ और हैं और सबके सामने जो है वो कुछ और है? जी, मेरे ख्याल में एपीसी का मामला जो है वो कुछ मौलाना की जो नाराजगी है उससे ज़्यादा गहरा ताल्लुक रखता है। और इसी सिलसिले में वो जो फ़ोन कॉल का भी अभी आप जिक्र कर रहे थे, उसके बाद आपने हलचल देखी, हर तरफ हलचल देखेंगे अब आप अजीब सी बात है कि एक फ़ोन इतनी ज़्यादा हलचल पैदा कर सकता है, लेकिन बहरहाल उस फ़ोन ने हलचल पैदा की है। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि उसका ज़्यादा गहरा ताल्लुक जो है वो मौलाना की नाराज़गी से है। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने एपीसी करनी है तो फिर हम तमाम पार्टीज, जितनी भी पार्टीज हैं, बिलखसूस वो तमाम पार्टीज जो रेजिस्टेंस का सिंबल भी हैं, उन सबको लेकर आएं, उन सब से एक इत्तेफाक राय के साथ लेकर आगे चलें। ये मैं आपको बताता चलूं कि हम सियासत में जो सबसे अहम चीज होती है वो टाइमिंग होती है। टाइमिंग इज एवरीथिंग। अब आपके पास एक बहुत बड़ी सपोर्ट बेस है, लेकिन मौलाना साहब हैं जिनका नेटवर्क एक्चुअली निकल के धरनों में शामिल होता है, ये हमने रिसेंटली भी देखा। लेकिन इन सारी चीजों के लिए जरूरी है कि एक पब्लिक एजिटेशन नजर आए जिसमें अवामी मसाइल फ्रंट एंड सेंटर हो, कमोडिटी एंड यूटिलिटी प्राइसेस हो, बिजली का लोड शेडिंग हो वगैरह। अब ये इसका स्पार्क जो है वो कहां से आएगा कि अवाम शामिल हो जाएगी इस वक्त एक पब्लिक एजिटेशन में, क्योंकि उसके बगैर जो है बड़ा मुश्किल है कि बात आगे जाए। आप लोगों के तो अरेस्ट हो जाएंगे, टीवी से ब्लैकआउट हो जाएगा। तो ये अवाम है जिसको कैरी करना पड़ेगा सेकंड टियर लीडरशिप के साथ भी, अगर तो टॉप टियर लीडरशिप जो है अरेस्ट हो जाती है, मुल्क के बाहर होती है। तो ये अवाम का स्पार्क कहां से आएगा कि एपीसी का वो हिस्सा इस तरह बन सके कि उनकी अपना ये मसला है जिसके जो हल की तरफ जा रहा है। देखिए, मैं तो वैसे थोड़ा जिक्र करना चाहता था मीर हासिल बिजंजो साहब का, कि जब मैंने वो रेजिस्टेंस की बात की तो वो एक रेजिस्टेंस का और जमहूरियत का सिंबल रहे हैं और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मुल्क को भी, मुल्क की जमहूरियत को भी। तो मगर बहरहाल खुदा की मर्जी, ज़िंदगी अल्लाह की अमानत होती है, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। और हमारी नई लीडरशिप भी उसी जज्बे के साथ जमहूरियत को आगे बढ़ाए जिस जज्बे से वो आगे बढ़ाते रहे। अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। देखिए, आपके सवाल में ही उसका जवाब है। अगर आप देखें कि एक आम आदमी, आप तो चले थोड़े साहिब हैसियत हैं, सब हमारा भी गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर आप इधर उधर देखें, जैसे आपके ये जो टेलीविज़न स्टेशन पे लोग काम करते हैं जिनकी तनख्वाह 20,000 से लेकर 40,000 रुपए तक है, अगर आप उनसे पूछें कि आप अपना गुजारा कैसे करते हैं तो आपको बताएंगे कि उनका गुजारा हो नहीं सकता। अगर आप 12-13 हज़ार या 14 हज़ार किसी खोली का भी किराया दे रहे हो कराची में या पिंडी में या इस्लामाबाद में या लाहौर में या मुल्तान में या फैसलाबाद में या लाड़काना में या हैदराबाद में, किसी भी जगह पे, और आपके 3 बच्चे हों और वो 2-2 हज़ार वाले स्कूल में भी जा रहे हों और आपके पास एक मोटरसाइकिल हो जिस पे आपको काम पे आना जाना है जिसका 2-3-4 हज़ार किराया हो, तो आप ये सब जरा गिन लीजिए जो मैंने आपको गिन के बताया है। आप 25,000 तक पहुंच गए हैं। अब इसके ऊपर आप बिजली का 5,000 या 6,000 का बिल डाल दें जो हर एक के घर में आ रहा है, तो इन लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। तो चीनी की कीमत अगर 55 रुपए या 60 रुपए से 100 रुपए या 110 रुपए तक जा चुकी है, आटे की कीमत अगर दुगनी हो चुकी है, बिजली की कीमत अगर दुगनी हो चुकी है, गैस की कीमत अगर 3 गुना हो चुकी है, तो ये तो वो मसाइल हैं लोगों की जो जिंदगियों में इंटरफेयर कर रहे हैं। अदविया की कीमत 500% बढ़ चुकी है और हमारे घरों में हम एक्सटेंडेड फैमिलीज में रहते हैं, सबके घर में बुजुर्ग हैं, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी और सेहत दे, लेकिन जब उनकी अदविया लेने पड़ती हैं, या जैसे हमारे ज़माने में जो डायलिसिस था उसकी कीमत 2 या 2.5 लोग रोडों पे आने को तैयार हैं। जी, मेरे ख्याल में लोग अपनी जिंदगी की वजह से, ये तो बहुत बड़ा मुकदमा है जो खुद इस वक्त की हुकूमत ने अपने खिलाफ दायर किया है। ये एपीसी के हवाले से हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। अंदलीब साहिबा, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा। ये आपकी हुकूमत ने एक संजीदा कदम उठाया है इस बार नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए, लेकिन उसके अंदर मैडम ये भी एतराफ़ है कि हुकूमत को एक मिलकर अब उसके अंदर कौन कौन किरदार थे वो आप ज़रा वाज़ेह कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर्स पे इल्ज़ाम है, लेबॉरेटरीज पे इल्ज़ाम है, नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम है, लेकिन बहरहाल ये अब मुतहर्रिक हैं आप लोग इस बात पर कि नवाज शरीफ साहब कभी भी अलील नहीं थे और वो सबको बेवकूफ़ बना के इस मुल्क से गए, लिहाजा अब उनको वापस लाया जाएगा।
देखिए, वैसे भी उनकी जो लीगल पोजीशन है वो तो जो कोर्ट ने उनको दी थी वो तो उनको 8 वीक्स की दी थी, तो वो तो कब की ओवर हो गई हुई है। और वो दी भी इसलिए थी कि इलाज करवाएं, वो तो उन्होंने नहीं करवाया। और जो सारे हैं तो उनको वापस आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि अगर आप देखें कि ये पिछले 10 साल से जब इन्होंने हमें पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट और पाकिस्तान के मुंह पे और पाकिस्तान के इकोनॉमी को इन्होंने उस धब्बा लगवाया, तो उसमें जो हमें फैटिफ की तरफ से लिस्ट आई हैं उसमें बहुत सारी हैं जिसपे मैं स्टैंडिंग कमेटीज में भी बैठी और मैं हैरान थी कि एटीट्यूड पे कितनी रेजिस्टेंस आई के ऊपर। क्योंकि आपको पता है फैटिफ की जो फैटिफ है उसका पहला ऑब्जेक्टिव ही मनी लॉन्ड्रिंग है, फिर टेरर फाइनेंसिंग और अब वेपनाइजेशन भी उसमें आ गई हुई है। तो फैटिफ ने पिछले 5 साल के जो एपीजी ग्रुप है, एशिया पैसिफिक ग्रुप, उसने रिपोर्ट लिखी पिछले 5 साल की कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया इस मुल्क ने, और जिसमें उन्होंने लॉज बनाए, और एक लॉ उसके अंदर है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, और उसके ऊपर इतनी शदीद इन्होंने ऑब्जेक्शन ले की क्योंकि इनके लिए अपनी जाती मफाद कौमी मफाद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अब एक्सपोज हो गया है कि इन्होंने एमएलए का लॉ ही नहीं बनाने दिया, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज ही नहीं बनाने दिए। पाकिस्तान के ऊपर ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट हो गई, लेकिन मुल्क जाए भाड़ में, इनके अपने लोग बच जाए। क्योंकि हमारे पास एमएलए का लॉ ही नहीं था, तो हमने अगर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पे, क्योंकि एक मफरूर नहीं है, इसहाक डार भी मफरूर है, बहुत सारे और लोग भी मफरूर है, तो हम कैसे उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करें, कैसे उनसे कहें कि जी बाकी मुल्कों से कि जी हमें लीगल असिस्टेंस के तहत ये चीजें चाहिए, हमारे लोग जो हैं। इशू ये है कि जब आपको पॉलिटिकल रेजिस्टेंस और ऑपोजिशन का सामना होता है तो आपको मजीद याद आ जाते हैं इसहाक डार साहब बाहर हैं, नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है। तो जब आपको ये ऑपोजिशन फेस होती है तभी आपको बहुत ज्यादा क्यों याद आता है कि उनको वापस लाने की जरूरत? लेकिन मैं इस पर जरूर हंसूंगी, हम बड़े संजीदा हैं एपीसी के बारे में, मसला ये कि खुद संजीदा नहीं है। जरदारी साहब, वही मैं कह रहा हूँ दिलीप साहब, मैं समझता हूँ आप ज्यादा संजीदा हैं ऑपोजिशन से। एपीसी का जो आप रिएक्शन आपकी हुकूमत से एकदम से आया है, मुझे लगता है एपीसी अब वाकई होने जा रही है शायद। तो हम तो इनको बहुत दफा से कह रहे हैं, इसलिए मेरा जवाब सुन लें आप, कि हम बहुत देर से कह रहे हैं। मैं तो हर प्रोग्राम में आके कहती हूँ कि अल्लाह के वास्ते कुछ तो कर लो। पहले रेंट धरना किया था मौलाना फजलुर रहमान पे, अभी भी मौलाना फजलुर रहमान पे सारा डिपेंड करता है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने प्रोग्राम में आके कहा कि नवाज शरीफ के लिए 100 बंदा नहीं हम इकट्ठा कर सके, तो हमने क्या करना है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम जो हमारा जो कनेक्टेड, ये सारा चक्कर ये कनेक्टेड है लॉ से, क्योंकि उससे पहले ये लॉ इन 10 साल साइन ही नहीं करने दिया, ये अभी साइन हुआ है परसों। कता कलामी की माजरत, हमें एक ब्रेक लेनी है, मुख्तसर वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। अंदलीब साहिबा से ही शुरू करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हम बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को वापस लाना, नवाज शरीफ साहब को क्यों वापस लाना, एपीसी होगी या नहीं होगी। मुसद्दिक साहब ने एक तवील कमेंट दी थी, उसके जवाब में अंदलीब साहिबा ब्रेक से पहले समझा रही थी हमें कि असल में पीएमएल नून का जो नीयत रही है जब वो साहिब इख्तिदार थे, वो नीयत ही थी ये कि वो अपने आप को, अपने मफादात को प्रोटेक्ट करें, ना कि पाकिस्तान को सर्व करें। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से आप फरमा रही थी मैडम। जी देखिए, बात बड़ी क्लियर है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि असल जो फैटिफ पहले बना इनिशियली वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग पे बना था, और उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी ना 75 सफ़े की, आप पढ़ लें वो, उन्होंने हमारे लॉज को, उनकी ड्यूरेशन और उनमें जो क्लॉज है खुद बना के, मतलब उन्होंने लिखा है कि इसकी बजाय ये होना चाहिए, और इतनी मुश्किलों से हमने इनको बनाया। और साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने साथ कहा जी ठीक है हम आपको लॉस पे असिस्ट करेंगे, लेकिन आपने नैब का ये 34 चीजें आपने नैब में चेंज करनी है कि 1 अरब रुपए से कम अगर करप्शन हो नहीं, फिर पिछले सारे केसेस आपने नहीं देखने, आगे से पढ़ना, 34 चीजें। और जब हमने एक्सपोज कर दिया कि ये इनका मुसवदा हमारे पास आया है जिसमें ये कह रहे हैं
कि जो मुल्क को इन्होंने ही ग्रे लिस्ट में डलवाया था, मुल्क के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, इंडिया हमें ब्लैक लिस्ट कर रहा है कि ये लॉज आपके असिस्ट करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को, आपके लॉज असिस्ट करते हैं कि मुजरिम बाहर रहे और फरार कर जाए और टेरर फाइनेंसिंग जो है वो सपोर्ट हो। तो वो आप अगर ये नहीं करेंगे, पिछले 5 साल का उन्होंने आपको सारा हकीकत बताई। मलीब साहिबा, आप FATF पे पेशरफ्त तो जो आपने की देर ताखीर से पाकिस्तान में हुई, आपने उसका मलबा डाल भी दिया, लेकिन ये FATF के लॉज और जो दीगर चीजों की आप बात कर रही हैं, उनका नवाज शरीफ और अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को वापस मुल्क में लाना ताकि APC ना हो या उसकी धमकी देना कि APC ना हो सके से ताल्लुक नहीं है। आप बताएं कि आप APC रोकने के लिए क्यों एकदम से मियां साहब आपको याद आ रहे हैं? आई एम एब्सोल्युटली सॉरी कि मैं आपको एक बिल्कुल नहीं कह रही कि मियां साहब से इसका कोई ताल्लुक है। मियां साहब की और इनकी तो हिस्ट्री आप देख लें, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। कभी भी जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो तब वापस आते हैं इक़्तिदार मिलने का, अदरवाइज तो ये भाग जाते हैं। मुसद्दक साहब जैसे लोगों को बेचारों को यहाँ छोड़ के आगे करके, ये तो आपको पता ना, पिछली दफा भी 10 साल के लिए भाग गए थे, इन्होंने कहा कोई डील नहीं हुई, भाग गए। इस दफा भी आप देखें नवाज शरीफ साहब ने मिन्नतें कर करके, वो मानते हैं कि 30 साल उन्होंने अस्पताल कोई नहीं बनाया जिसमें उनका इलाज हो सके, तो वो बाहर चले गए और साथ ही उनकी टेलकोट से लग के शहबाज शरीफ बाहर चले गए। शहबाज शरीफ साहब को किसी धोखा दिया कि शायद यहाँ कुछ पड़ा है, वो वापस मरियम जो थी, अब उन्होंने अगर अस्पताल बनाया होता अपने इलाज के लिए तो आप कहती देखो अपने इलाज के लिए बनाया। अब बात यह कि मियां नवाज शरीफ सेंट्रिक इतने ज्यादा आप क्यों हो जाते हैं जब APC की बात आती है? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। नहीं देखे जी, APC तो खुद आपस में देखे, वो हमें क्या साहब ने जो कह, PTI जो कह रही है उससे 10 गुना ज्यादा उन्होंने कहा जी ये झूठे हैं, ये हमेशा यू टर्न लेते हैं, चले जाते हैं, कभी नहीं आते, इन पे बिल्कुल एतबार नहीं करना। ये खबरें तो आपके चैनल ने दी हैं। उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान को देखें, वो क्या बयान दे रहे हैं कि ये हमेशा जो है भाग जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि हमें बात करनी चाहिए जो बाहर को छोड़ के वापस मुल्क आए। मुसद्दक मलिक साहब जो मियां नवाज शरीफ से ज्यादा बाहर एक्चुअली रह चुके हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ के वो मुल्क की खिदमत के लिए वापस आए थे और आज सेनेटर हैं। मुसद्दक मलिक साहब, आप थोड़ा ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे अपनी पॉलिटिकल पावर को? क्योंकि आप फजलुर रहमान साहब का नेटवर्क तो ये साबित कर चुका है कि उनके लोग जो हैं वो आ जरूर जाते हैं, एजिटेशन के लिए तैयार जरूर होते हैं, लेकिन उनके आने से तासुर ये नहीं मिलता कि मुल्क गिर या पंजाब गिर ये पब्लिक एजिटेशन है। उनका एक तबका है, एक नेटवर्क है, वो मुतहर्रिक होता है। लेकिन अगर मीडिया ने और पाकिस्तान की अवाम में स्पार्क होना है APC के थ्रू, तो वो PML नून जैसी पार्टी ही ला सकती है। लेकिन हमने देखा कि पिछली दफा आप ये करने से कासिर रहे। इस दफा आप क्यों समझते हैं कि मामलात मुख्तलिफ होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी आपने पिछले दिनों देखा जब मरियम नवाज साहिबा गई नैब के दफ्तर सिर्फ अपनी हाजिरी के लिए, और उनको देखने के जो ख्वाहिशमंद उनके थे वोटर्स, वो तशरीफ लाए हज़ारों की तादाद में। तो आपने देखा है पुलिस को ईंटें मारते। आपने कभी तारीख में देखा है कि पुलिस उठा उठा के ईंटें मारे लोगों को? आपने ये देखा है कि ईंटें मारी जाएं उसको जिसको बुलाया हो तफ्तीश करने के लिए? और वो 1.5 घंटा खड़ी रहीं, हुजूम के साथ खड़ी रहीं, और बारहा उन्होंने टेलीविजन पे ये कहा कि अगर आपने मुझे बुलाया है तो थोड़ी सी जुर्रत पैदा कीजिए, दरवाज़ा खोलिए और मेरा बयान ले लीजिए। तो आपने देखा, ऐसा तो नहीं है कि लोग नहीं आते। लेकिन जो आपका सवाल है वो ज़्यादा अहम है। उसका बड़ा जवाब ये है कि देखिए, इससे क्या गर्ज कितने लोग निकलते हैं। हमारा एक फ़र्ज़ है ऑपोजिशन होने के नाते, और वो फ़र्ज़ ये है कि जब हुकूमत को ऐसे कवानीन बनाए जो अवामी मुफाद में ना हो तो हम पार्लिमान में उसको अपोज करें। और अगर हुकूमत धौंस धांधली से आगे बढ़ना चाहे, ऑर्डिनेंसेस के जरिए आगे बढ़ना चाहे और तमाम पार्लिमानी रवायात को बिल्कुल मस्मार करने पे मुसर हो जाए, तो फिर हम पे ये भी मुकर्रर है कि हम सड़क पे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इसमें घबराहट की क्या बात है? हमने कभी पूछा कि सिर्फ 150 लोगों के लिए क्यों टेलीविजन दिखा रहा है? अगर आप समझते हैं कि आपका जमहूरी हक है कि आप सड़क पे आएँ, तो ये हक तो आपको हमें भी देना होगा। हम भी सड़क पे आएंगे, हम भी एहतजाज करेंगे। बहुत से एक बात बताएंगे जरा सर, सॉरी फतह कलामी सर, अगर ये इतना रिग्ड सिस्टम है, अगर ये मान के अंदर ऑर्डिनेंसेस ज्यादा आई हैं, बिल्स कम आए हैं, अगर स्पीकर का किरदार भी बायस्ड है, अगर बिलावल साहब के मुताबिक ये एक सिलेक्टेड गेम है, अगर ये पूरा सिस्टम ही इतना फरसूदा है
तो सर सब इस्तीफे दें और रीसेट करने की कोशिश करें, वो नहीं करते क्योंकि सिस्टम को बचाना है। कम से कम बिलावल साहब का तो ये लाइन जो मुझे समझ ये बात आपकी ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन वाहिद स्ट्रेटेजिक ऑप्शन साथ नहीं आती। इसके अलावा सिर्फ पीपीपी का मसला नहीं है, इसके अंदर आपको ये भी देखना है कि आप सिर्फ सिस्टम को जब लपेट लेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे। हम ये चाहते हैं कि जमहूरी अमल जो है वो आगे बढ़ता जाए और जमहूरी अमल जो है वो मजबूत होता जाए। एक बात मैं आपसे और करूंगा, और ये ऑप्शन है टेबल पे, लेकिन जब तक तमाम पार्टीज मुत्तफिका तौर पे इसका फैसला नहीं करेंगी ऐसा बड़ा स्टेप नहीं उठाया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, पीपल्स पार्टी क्या तो बिल्कुल ही डिफरेंट एजेंडा नजर आता है। सिंध हुकूमत उनके पास है, और बेशक कि आप सूबाई असेंबली से रेजिग्नेशंस को अलहदा कर सकते हैं कौमी असेंबली की रेजिग्नेशन से, लेकिन इस सिस्टम के रहने में जो पीपल्स पार्टी के मफाद हैं वो आपके और फजल रहमान साहब के कतन नहीं है। आपका तो स्टेक, आपकी तो कोई हुकूमत नहीं है, उनकी हुकूमत सिंध में, और सिंध में ही आनी। आज इलेक्शन करा दें तो आपके ख्याल से क्या पीपीपी सिंध हुकूमत के अलावा कुछ हासिल करेगी? सेनेट में जो आज उनकी सीटें उनसे ज्यादा ले लेगी, उनको क्या इंसेंटिव है कि वो एपीसी का हिस्सा बन के लपेट दें सिस्टम को और नए इलेक्शंस करवाएं? उनका क्या फर्क? अच्छा चलिए आप मुझे ये बताइए, आपके ख्याल में अगर सिस्टम को इस तरीके से लपेट दिया जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकल सकते हैं? अगर मैं जुर्रत करूं आपसे पूछने की। मेरे ख्याल से उसमें जनरल इलेक्शंस हो सकते हैं या फिर अगर ना हो खतरा हो सकता है जी। अगर ना हो जी, वही मेरा सवाल था कि अगर जनरल इलेक्शन इस वक्त ना हो तो फिर क्या होगा? फिर वो कोई टेक्नोक्रेटिक अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप की तरफ भी जा सकते हैं लोग, जो पहले भी जाते रहे। और अगर अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते पे ये मुल्क एक दफा फिर 5-10 साल के लिए निकल जाता है तो आपके ख्याल में वो एक अच्छी आउटकम होगी? बिल्कुल नहीं। तो इसी वजह से ये तमाम चीजें, और resignations are not on the cards is what you're saying? नहीं, they're on the cards, they're one of the strategic options, but the last option, तमाम चीजें एग्जॉस्ट जब होंगी तो इंशाल्लाह फिर इस तरफ भी जाएंगे। अगर हुकूमत बिल्कुल नहीं टलती तो इस तरफ भी जाएंगे। मैं बिल्स के हवाले से क्विकली बात करना चाहता हूँ। देखिए आप बिल के हवाले से, पहले आप आगे बात करें, मुझे ये समझा दें कि ऑर्डिनेंसेस के जरिए जो हुकूमत चलती है, कानून साजी नहीं करती आइन के मुताबिक, अगर या रूह जो है जमहूरियत की उसके मुताबिक नहीं भी चलती, तो ये अवाम, यू थिंक एनीवन रियली केयर्स? मतलब कमोडिटी प्राइसेस की बात करें, यूटिलिटी प्राइसेस की बात करें, आप इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग की बात करें, आप डे टू डे जिल्लत की बात करें एक आम आदमी की, तो जरूर वहां पे वो निकल सकता है। बट ऑर्डिनेंस के जरिए चल रही है नहीं चल रही, हु केयर्स? आई केयर, आई एम अ लॉयर एंड आई केयर, बट नॉट एवरीवन केयर्स। मैं यही आपसे कहने वाला था। देखिए लोग, अगर आपकी बात सही है तो फिर लोगों को जमहूरियत से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं, जमहूरियत को उनके मसाइल के हल से जोड़ेंगे तो गर्ज है। आप उनके मसाइल के हल से जोड़ें जमहूरियत को, कि क्यों जमहूरियत में उनकी राय सुनने को कहा जाता है, उनकी राय सुनने से उनके मसले किस तरह हल होते हैं, और राय नहीं सुनी जाती तो मसले क्यों नहीं हल होते। आप जब जोड़ेंगे उनके साथ जमहूरियत को तो वो बिल्कुल जमहूरियत के लिए निकलेंगे। लेकिन ऑर्डिनेंसेस को आपको जोड़ना पड़ेगा कि जब ऑर्डिनेंसेस के जरिए होता है, पार्लियामान के जरिए नहीं होता, तो उनके मसाइल हल नहीं होते। ये कम्युनिकेशन कैसे कनेक्शन बनेगा आवाम के साथ कि एपीसी कामयाब हो सके? जी ये बन रहा है ना कनेक्शन। देखिए जितने भी जो ऑर्डिनेंसेस आते हैं, ये जितने नताइज आपके सामने आ रहे हैं, ये पार्लिमानी कार्रवाई के नताइज हैं, ये हुकूमत के एग्जीक्यूटिव के जो फैसले हैं ये उनके नताइज हैं। और जब तमाम फैसले हुकूमत करे, चाहे वो ऑर्डिनेंस के हों और चाहे वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन के हों, और उसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी दो भर हो जाए। मैंने पूरा आपको एक मुकदमा बना के दिए, किसी गरीब आदमी से पूछा वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है, तो फिर आपको ख्याल में लोग क्या अंधे बहरे गूंगे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि इस हुकूमत की जो हाई हैंडेडनेस या हट धर्मी है, उसकी वजह से इन ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये जो ईस्ट, अभी खुद कह रही थी मैडम कि ये हमें तो फैटफ ने बिल बना के दिए। भाई हम फैटफ के बिल को क्यों डिबेट नहीं करेंगे पार्लियामान में? ये क्या ईस्ट इंडिया कंपनी है कि बाहर से जो लिखा आएगा यहाँ पे मंजूर हो जाएगा? पहले आप ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह IMF के बने हुए बजट लोगों पे इम्पोज करते रहे। अब आप ये चाहते हैं कि फैटफ के जो भी उन्होंने लिख के भेज दिया है वो आप लहराते हैं, और आप ये कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, हम गुलामों की तरह जो आप लिख के लाएं, जो आपको फैटफ लिख के दे और कॉमा उसमें डाले बगैर आप आगे असेंबली में बढ़ा दें, बगैर डिबेट के, बगैर ये सोचे। पास तो हो गए ना सर सारे,
जो भी मगर तरमीम के साथ हुए ना भाई, ये जो MLA की भी जिक्र करते हैं वो भी तरमीम के साथ हुए, तो हम क्यों ना डिबेट लेकिन एक बात मुसद्दिक साहब बताते चले कि अगर कल को अरेस्ट कर लिया जाता है आपकी लीडरशिप को, जो हमने पहले भी देखा, मरियम साहिबा पिछले साल जो है वो बहुत बड़े जलसे कर रही थी, उनको अरेस्ट कर लिया, इस दफा भी अगर आपके लीडरान को अरेस्ट कर लिया जाता है, सब पे कहीं ना कहीं नैब की इंक्वायरी चल रही है, बेजा चल रही है, गलत चल रही है, सही चल रही है, जो भी है, तो फिर ये APC की एजिटेशन किधर खड़ी होगी? व्हाट इज द प्लान B? जी, मैं जरा एक, अगर आपकी इजाजत हो तो बात पेश करना चाहूंगा। देखिए, बात यह है कि अभी एक चीज आई, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। हमने तमाम कवानीन देख लिए, किसी जगह पे ये लफ्ज कभी पहले इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। कितनी हैरत की बात कि बिल में ये लिखा हुआ था कि एक चीज है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, और हमें ये कहा गया असेंबली में कि आप ट्रस्ट करें कि हम इसकी एक अच्छी डेफिनेशन बनाएंगे, और उस अच्छी डेफिनेशन के तहत जो है वो लोगों को ऊपर साबित किया जाएगा कि ये जो बेनिफिशियल ओनर, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स वो हैं या नहीं। आपने कभी दुनिया में कोई ऐसा कानून देखा है जहाँ पे ये कहा जाए कानून पास करने वालों को कि ट्रस्ट अस? हम वादा करते हैं कि बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताएंगे, डेफिनेशन फिर भी नहीं बताते थे। तो उसके अंदर भी 2 तरामीम की गई हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उस बिल को बाहर फेंक दिया, मगर तरामीम ऐसी की गई है जिससे कानूनी तकाजे जो हैं वो पूरे हों, लोगों के आईनी की हिफाजत हो। अब आपका जो सवाल है, देखिए, मुझे तो बज़ाहिर जो आजकल में जो हलचल हुई है उससे जो आप बात कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि वो मफरूज़े तक नहीं है महदूद। मुझे तो लगता है कि जैसे जैसे APC करीब आएगी, जो PMLN की क़यादत है उसको हीले बहाने से सबको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये असल मुकदमा तो अवाम का है, तो ये अवाम को कैसे रोकेंगे? उस दिन तो किसी ने नहीं कहा था अवाम, लेकिन अवाम को मुतहर्रिक कौन करेगा सर? मुतहर्रिक हम ही लोग करेंगे, एक वन आफ्टर दी अदर। और उसके बाद एयरपोर्ट का रास्ता इस दफा पहले से ढूंढ लेंगे। जी, एयरपोर्ट के रास्ते हमें मालूम है और इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। सही है। अंदली अब्बास साहिबा, ये मुसद्दिक साहब भी इसी बात से जोड़ रहे हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो हुकूमत उखल रही है। मैडम, आपने करप्शन के ऊपर आप बहुत हेविली आपने फोकस किया। आपकी तमाम पार्टी के लोगों ने ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से 2 टोक यही इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये ज़ाती मफादात की वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैडम, आप कंसीड करेंगी कि जो पिछले 2 साल PTI की हुकूमत के गुजरे, उसमें लेजिस्लेटिव फ्रंट पे जो जमहूर चाहती है कि लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने से गुजरे जो लोगों के ऊपर कवानीन लगने हैं, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हो या किसी भी चीज़ के हवाले से हो, वो ठीक तौर पे नहीं हो पाया है। अच्छा, आप देखें, फैक्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो पहले साल आप सब ने कहा जी कोई शोर मचाते रहे हैं, बिल ही पास नहीं हुआ, राइट? तो पिलडाट ने रिपोर्ट पेश की, मैंने तो नहीं की। उसने कहा जी 2008 में सिर्फ 2 बिल पहले साल में पास हुए थे, 2013 में 3 बिल हुए थे, 2018-19 में 11 बिल हुए, जिसमें ऑल द बिल्स वर रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, इस साल भी जो हमारे अभी साल गुजरा है, रिकॉर्ड बिल्स हुए हैं, और उन रिकॉर्ड बिल्स में ऐसे ऐसे यूनिक बिल्स हुए हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं। ज़ैनब अलर्ट बिल, बेशुमार, और एंटी ड्रग्स पे जो बिल। मैडम, सवाल ये था कि पिलडाट की ही रिपोर्ट है कि आपके 2 सालों के अंदर ऑर्डिनेंसेस ज्यादा पास हुई हैं और एक्ट्स कम पास हुए हैं। आप देखिए जो ऑर्डिनेंसेस इनके पहले 2 सालों में पास हो, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, हाँ, ये फिगर्स ले लें आप, मैं तो फैक्ट्स पे बात करती हूँ, नंबर 1। क्योंकि ये दूसरी बात, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मतलब अभी APC पिछले 2 महीने में APC नहीं हुई, और वो क्यों नहीं हुई आप सबको पता है। आपको भी पता है कि ये स्ट्रीट मूवमेंट कभी चला नहीं सकते। तो मौलाना फजलुर रहमान, क्योंकि वहां मदरसे से बच्चे आते हैं, मुझे बताएं कि ये स्ट्रीट मूवमेंट कभी PML के कल्चर में है कि चलाएं? शहबाज शरीफ साहब जो है वो हर दफा पिछले साल जलसे तो मरियम नवाज के बड़े बड़े हो रहे थे, अंदलीब साहबा, फिर अरेस्ट ना करती। गेम ही जो है, इनका जो वोटर है हमेशा से
हमेशा से। देखिए दिलीप साहबा, आपकी बात अपनी जगह ठीक है कि नेटवर्क जो है फजलुर रहमान साहब का वो पीएमएल नून का उस तरह से नहीं है स्ट्रीट एजिटेशन का, लेकिन अगर ये बात सच है और आप ठीक कह रही हैं तो फिर इनके लोगों को अरेस्ट ना करिएगा प्लीज। आप पीएमएल नून के लीडरान को अरेस्ट ना करिएगा, ठीक है ना, अरेस्ट ना करिए। एपीसी के इशू के दौरान उसके इर्द गिर्द अरेस्ट ना करिएगा फिर। पिछले साल से इस साल इनके ज्यादा पेपर्स नहीं आए बजट में। पिछले साल 12 था, इस साल 40 लोग नहीं आए। तो ये तो इनकी हकीकत है। मैं तो फैक्ट्स पे बात करती हूँ, आप चेक कर लें। अगर 40 लोग नहीं आते तो अरेस्ट ना करवाइएगा प्लीज इन्हें, ठीक है ना, ताकि एक्सपोज हो ये। Okay, let me answer this question. Let me answer this question. हमारे इनकी 30 साल से इनकी वो है, ये जो केसेस हैं नैब पे, 99% केसेस पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन पे किए हुए, पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी पे किए हुए, ये हमारे आने से पहले। इस नैब के अंदर जो बंदा हेड जो है इन्होंने आपस में मिलके किया। इस नैब के अंदर चपरासी से लेके प्रोसिक्यूटर से लेके सारे इन्होंने सिलेक्ट किए। ये तो वो केसेस हैं जिन्होंने वो शिक तो आपने रेफरेंसेस में डाली है ना, वो शिक तो आपने रेफरेंसेस में डाली है कि अरेस्ट उस वक्त लेकिन होना चाहिए कि जब पॉलिटिकल एजिटेशन आपके खिलाफ हो रही है। ये शिक तो आपने डाली है ना। पीपल्स पार्टी पे क्या क्या इल्जामात है। ये जो अभी जरदारी साहब पे केस हो रहा है, ये पीएमएलएन ने किया हुआ है। ये वो केस है जिसमें उन्होंने 1.5 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चौधरी निसार ने एविडेंस दिखाया हुआ है कि जी ये अकाउंट, ये आन अली का अकाउंट, ये तो सारे इन्होंने आपस में किए हुए हैं। हमने जो केसेस किए वो तो कुछ भी नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है कि इन्होंने किए हैं, लेकिन उनमें अरेस्ट की नौबत जो है वो एपीसी के इर्द गिर्द ना आए ताकि क्रेडिबिलिटी बरकरार रहे कि उन्होंने आपस में किया और आप मुदाखलत नहीं करते हैं। हमारे अपने वजीर अरेस्ट हो रहे, हमारे अपने चीफ मिनिस्टर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। पहले कभी हुआ था ये? पहले कभी हुआ था? आज तक नहीं हुआ। ये पहली दफा हो रहा है। चूंकि ये 30 साल रहे हैं, इनको 30 साल का जवाब देना पड़ेगा। हम 2 साल रहे, हमें 2 साल का जवाब देना। मेरा रिश्तेदार है, जो भी है, बिल्कुल आंसरेबल होना चाहिए। सही। अंजलि साहिबा, तो आप समझती हैं कि चीफ मिनिस्टर से सवाल जवाब ठीक हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के मुताबिक चीफ मिनिस्टर से सवाल जवाब फजूल हो रहे हैं? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि फजूल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो उसकी इल्जाम एक लाइसेंस दिया है उस पर उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको नहीं जाना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि साथ हम पत्थर लेके पूरे गुल्लू बट समेत जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा मैंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ रेफरेंस को और इन्वेस्टिगेशन को गैर संजीदा करार दिया। वैसे दिलीप साहब, ये गुल्लू बट जो है उन्होंने मरियम नवाज की गाड़ी पे ये जो है ये चीजें फेंकी थी, उनके अपने गुल्लू बट थे। वो नहीं जाएंगे। एक दफा उन्होंने नहीं कहा कि जी, मैंने तो नहीं कहा कि उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरा तो सवाल ही ये नहीं था। आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन मैंने तो ये पूछा ही नहीं आपसे। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि आपके ख्याल में उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बजा है, क्योंकि इमरान खान साहब के मुताबिक बजा नहीं है। नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा कि इन्वेस्टिगेशन बजा नहीं है। उन्होंने कहा केस की नौयत ये है। दूसरी बात यह है कि नैब ने डिसएग्री और डिसएग्री खुद चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जी मैं जाऊंगा और मैं बिल्कुल अपना अकेले जाऊंगा, मैं साथ गुंडे लेके नहीं जाऊंगा। मैडम, उनको गुंडे ले जाने प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। दिलीप साहिबा, आप जाते जाते ये जरूर बता दें कि आपके ख्याल से तासुर क्या मिलेगा। जी दिलीप साहब, ये बता दें कि तासुर क्या मिलेगा कि जब एपीसी और एपीसी के इर्द गिर्द की सियासत की बातें हों और ऑपोजिशन के लीडरान अरेस्ट हों, तो तासुर क्या मिलेगा? देखिए, पुलिस को पत्थरों की क्यों जरूरत होगी? आप खुद सोचें। पत्थरों के अलावा भी उन्होंने चलाने की उनके पास वेपन्स होती हैं, वेपन्स या उनके पास लाठियां होती हैं। मुझे गाड़ी पे जो निशान हुआ है वो पता नहीं कौन सा पत्थर था, मेरे ऊपर गोलियां मारी गई, से निकला हुआ पत्थर था, हमें नहीं पता। मॉडल टाउन में तभी इन्होंने कहा था, मॉडल टाउन में इन्होंने कहा जी अंदर से गोलियां आई थी तो हमें मारा गया। पुलिस के पास पत्थरों की जरूरत नहीं है, पुलिस के पास वेपन्स होते हैं, वो होते हैं। पत्थर तो ये लेके आए हुए थे और वो आपने देखा भी। जी मैडम, आपने वो वीडियो देखा था जिसमें पुलिस पत्थर मार रही थी उनकी गाड़ी पे? ठीक है, ये भी पत्थर मारे होंगे, उन्होंने बड़े पत्थर मारे होंगे। हाँ, लेकिन अगर पत्थर उनको पुलिस को मारेंगे तो आगे से हार तो नहीं पहनाएंगे ना।
पुलिस का काम है डिफेंड करना और इंस्टीट्यूशन को बचाना। ये डिफेंड कर रहे थे, मतलब एक गाड़ी पे, तो वो गाड़ी पे जिस पे वो पत्थर मार रहे थे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो तो मुझे बताएं कि मारे किसने थे पत्थर आया कौन था? अगर पुलिस ने मारना होता तो पुलिस डंडे मारती। जी पुलिस ने डंडे भी मारे थे मैडम, पुलिस ने डंडे भी मारे, वो आप ठीक कह रही हैं। पुलिस ने पहले गैस भी चलाई जी, पुलिस को जरूर पहले पत्थर मारेंगे, बट रिटेलिएट नहीं पुलिस इस तरह कर सकती मैडम। और वो भी एक अपनी गाड़ी पे, उसको मशीन गन लगी हुई थी गाड़ी पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिकॉज ऑफ द वेदर इन कराची डिस्टोर्शन भी थोड़ा है, उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। आपका और मुसद्दिक साहब, आप दोनों के बहुत मशकूर भी हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, आपके देखने का भी बहुत शुक्रिया। facebook.com/agenda360 पे जाके आप इस शो पे कमेंट कर सकते हैं। @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, उसके ऊपर इस शो की सुर्खियां भी हम शेयर करेंगे, उस पर भी जरूर कमेंट कीजिएगा। @हैदवी10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे के रोज 7:05 पे फिर हाजिर है।